नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर सिविल सर्विसेज में। आज की क्लास में हम आपदा प्रबंधन और पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित 100 MCQ को सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज के पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी पर्यावरण मंत्री। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम 2005 में बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी है 2008। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित सेंडाई फ्रेमवर्क की समय अवधि क्या है? इसमें पूछा गया कि सेंडाई जो फ्रेमवर्क है उसका टाइम काल क्या है। इसमें ऑप्शन है 2000 से 2015 तक, फिर ऑप्शन बी है 2005 से 2015 तक, ऑप्शन सी है 2015 से 30 तक, ऑप्शन डी है 2020 से 35 तक। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, 2015 से 2030 तक सेंडाई फ्रेमवर्क की अवधि है। आगे देखते हैं, जापान में सम्मेलन हुआ था, उसके नाम पर सेंडाई फ्रेमवर्क रखा गया। चौथा हमारा क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्य के गृह मंत्री, ऑप्शन डी मुख्य सचिव। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, मुख्यमंत्री जी राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री जी होते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री जी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये भी पूछता है कि धारा किसके तहत होते हैं? तो धारा 14 होता है। ठीक है, धारा 14 के तहत राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसमें हमारा भूकंप क्षेत्र 5 भागों में बटा गया है, जो अभी वो पहले इस तरीके से 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, एक मतलब नहीं शामिल किया गया है, एक नहीं है इसमें, सॉरी, एक नहीं है, 2 से शामिल है सब। एक बार देखिएगा फिर से, 2, 3, 4 और हो गया एक हमारा ये 5वां, ये 5 और एक और शामिल किया गया है, वो 6 नंबर। लेकिन मिलाकर सब 5 ही होंगे क्षेत्र, क्योंकि फर्स्ट नहीं शामिल है। इस बार जो छठा भूकंप क्षेत्र है उसको शामिल किया गया, जो हिमालय क्षेत्र में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है हमारा, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ठीक है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो इसमें ऑप्शन हमारा ये सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी जापानी, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी चीन। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। जापानी शब्द सुनामी है, 2 शब्दों को मिलाकर जापानी शब्द बना है। एक तुसु का मतलब है बंदरगाह और नामी का अर्थ है लहरें। ठीक है, यह भूकंप समुद्र के अंदर भूकंप, भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 8वां। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, जो मर्केली स्केल है। इसको भूकंप से होने वाली क्षति का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा है, आपदा प्रबंधन
अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही है, 5 में 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था। आगे देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? इसमें पूछा गया कि भूकंप की उत्पत्ति जहां पर होती है पृथ्वी के अंदर, उस स्थान को क्या बोलते हैं? तो उस स्थान को फोकस बोलते हैं। ठीक है, जहां पर उत्पन्न होता है भूकंप उससे फोकस बोलते हैं। अब जब पृथ्वी पर पहली बार जहां पर उत्पन्न होता है वहां एपिसेंटर उसको बोलते हैं, एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र बोलते हैं। अगला 11वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी मानवकृत आपदा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परमाणु रिसाव यह मानवकृत आपदा है। बाकी चक्रवात, सूखा और भूकंप ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? पूछा गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? पुणे या नई दिल्ली या हैदराबाद या देहरादून? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में तेल रिसाव, ऑप्शन सी हिंद महासागर में चक्रवात, ऑप्शन डी आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन क्षेत्र। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित है। यहाँ पर 75% ज्वालामुखी, लगभग 90% भूकंप आते हैं पूरे देश का, पूरे विश्व का। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? पूछा गया भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अधिक बाढ़ कहां पर आती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा के मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ आती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन हमारा, आपदा प्रबंधन चक्र के 3 प्रमुख चरण कौन से हैं? इसमें पूछा गया है आपदा प्रबंधन के जो 3 चरण हैं कौन कौन से हैं? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व आपदा, आपदा के दौरान, आपदा, उत्तर आपदा यानी आपदा के बाद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व आपदा से मतलब है निवारण, शमन और तैयारी। ठीक है, आपदा के दौरान का चरण मतलब आपातकालीन प्रतिक्रिया और राहत कार्य। ठीक है, और उत्तर आपदा चरण यानी आपदा के बाद क्या है, पुनर्प्राप्ति, पुनर्निर्माण और पुनर्वास का कार्य किया जाता है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्वी तट पर चक्रवातों की बारंबारता का मुख्य कारण क्या है? भारत का जो पूर्वी तट है वहां बार बार चक्रवात आने का कारण क्या है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी के मध्य के उच्च सतह तापमान के कारण पूर्वी तट पर अधिक चक्रवात आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन, समुद्र में तेल रिसाव को साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसमें पूछा गया कि समुद्र में जो तेल रिसाव होता है उसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑयल जेपर बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें समुद्र में तेल के रिसाव को समाप्त करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन, सुनामी चेतावनी प्रणाली में किस तकनीक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? पूछा गया इसमें सुनामी चेतावनी तकनीक है जो प्रणाली है उसमें किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डीप ओशन सुनामी व्यूम, ऑप्शन बी राडार मैपिंग, ऑप्शन सी थर्मल सेंसर, ऑप्शन डी सोनार टावर। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, डायट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो कभी कभी डायट का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो याद रखिएगा, डायट का फुल फॉर्म है डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन हमारा है, फुकुशिमा परमाणु आपदा 2011 में किस देश में घटित हुई थी? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी यूएसए। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, जापान में फुकुशिमा
परमाणु आपदा 2011 में घटित हुई थी। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 73 और 74, 1973 और 74, ऑप्शन बी 1980 और 81, 1991, 92 या 2001, 2002, 2001। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1973 और 74 में भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील है? ठीक है, पूछा गया भारत में कौन सा राज्य है जो भूस्खलन के लिए अधिक संवेदनशील है, यानी वहां पर अधिक भूस्खलन आता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तराखंड और हिमालय, क्योंकि यह पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर भूस्खलन और भूकंप जैसे क्रियाएं होती रहती हैं। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष का गठन किया गया। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस एजेंसी द्वारा मौसम संबंधी चेतावनियां और चक्रवात पूर्व सूचना जारी की जाती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा भारत में मौसम संबंधी चेतावनी और चक्रवात की पूर्व सूचना जारी की जाती है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं आगे, चेरनोबिल परमाणु आपदा 1986 में वर्तमान किस देश के भूभाग में स्थित है? ठीक है, चेरनोबिल परमाणु आपदा जो है वर्तमान के किस देश के भूभाग में स्थित है? जो यूक्रेन में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी बेलारूस, ऑप्शन डी पोलैंड। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, रूस में, क्योंकि पहले जब यहाँ पर चेरनोबिल परमाणु आपदा 1986 में हुई थी तो यह यूएसएसआर का भाग हुआ करता था। ठीक है, इस समय यूक्रेन अलग है। ठीक है, आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा जलवायु परिवर्तन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है? ठीक है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ग्लेशियर झील का फटना, यानी ग्लेशियर झील जो है पिघल रही है, जलवायु परिवर्तन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 2006 में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश में किया गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 27वां, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना पहली बार किस वर्ष जारी की गई? ठीक है, इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना पहली बार किस वर्ष जारी की गई? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2021। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना पहली बार जारी की गई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन हमारा है, आपदा जोखिम सूचकांक निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? इसमें पूछा गया आपदा जोखिम जो सूचकांक है इनमें से किस चीज को शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए संवेदनशीलता, ऑप्शन बी जोखिम की आशंका, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी मुकाबला करने की क्षमता। तो इसमें पर कैपिटल इनकम से कुछ लेना देना नहीं है, जो कि आपदा जोखिम सूचकांक में शामिल किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं 29वां क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले बाढ़ से अधिक संवेदनशील हैं? मतलब उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं जहां पर बहुत अधिक बाढ़ आती है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी और बहराइच में अधिक बाढ़ आती है। आगे देखते हैं 29वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय संवर्धन और महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? इसमें पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय संवर्धन और महासागर सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हैदराबाद में बनाया गया। आगे देखते हैं 31वां क्वेश्चन, भूकंप के समय सुरक्षा के लिए कौन से प्राथमिक उपाय किया जाना चाहिए?
ठीक है, इसमें पूछा गया भूकंप के समय हमें कौन से प्राथमिक उपाय किया जाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन, ऑप्शन बी तुरंत लिफ्ट का प्रयोग करके सीधे नीचे उतरना, ऑप्शन सी खिड़कियों के पास खड़े होना, ऑप्शन डी बहुमंजिला इमारत की छत पर दौड़ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ड्रॉप कवर ऑन होल्ड ऑन प्रक्रिया को अपनाना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भूकंप के झटके महसूस होने पर तुरंत फर्श पर घुटनों के बल झुक जाना, ठीक है, जिसे ड्रॉप बोलते हैं। किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे छिपकर सिर को ढकना, ठीक, कवर उसको बोलते हैं। झटके के थमने तक उसे पकड़कर रहना, उसे होल्ड ऑन, जो होल्ड ऑन सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 32वां क्वेश्चन। क्लाइमेट स्मार्ट कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसे पूछा गया है क्लाइमेट स्मार्ट कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और जलवायु सहनशीलता विकसित करना। ठीक है, आगे देखते हैं 33वां क्वेश्चन। भारत में किस आपदा से सबसे अधिक वार्षिक आर्थिक जनधन की हानि होती है? ठीक है, इसमें पूछा गया किस आपदा से सबसे अधिक जनधन की भारत में हानि होती है। ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी दावानल, ऑप्शन डी सुनामी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, बाढ़ से भारत में सबसे अधिक आर्थिक और जनधन की हानि होती है। आगे देखते हैं 34वां क्वेश्चन। आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण का अर्थ क्या है? ठीक है, इसमें पूछा गया आपदा जो प्रबंधन है उसमें क्षमता निर्माण का अर्थ क्या है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समुदायों और संस्थाओं की आपदाओं से निपटने की सक्षम बनाना। ठीक है, समुदाय जो है और संस्थाएं जो हैं आपदा निपटने के लिए जो सक्षम हो, उसका मतलब होता है क्षमता निर्माण करना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की समस्या सबसे अधिक गंभीर रूप में देखी जाती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की सबसे अधिक गंभीर समस्या देखी जाती है? तो सूखा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में साउथ में है, यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा की समस्या उत्तर प्रदेश में देखी जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसमें पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर, 5 जून या 22 अप्रैल या 16 सितंबर। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन। भारत में आपदा प्रबंधन किस सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, इसमें पूछा गया भारत में आपदा प्रबंधन किस सूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। आगे देखते हैं 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन हमारा है, समुद्री चक्रवातों के केंद्र और शांत क्षेत्र को क्या कहते हैं? समुद्र में चक्रवात आता है उसके केंद्र या शांत क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो उसको चक्रवात की आंख बोलते हैं। चक्रवात जहां पे आता है वहां एकदम मिडिल में उसके एकदम शांत क्षेत्र होता है केंद्र में, उसे चक्रवात की आंख बोलते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन हमारा है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए वर्तमान में कौन सी प्रणाली में कितने देश शामिल हैं? इसमें पूछा गया है भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की वर्तमान क्षेत्रीय प्रणाली में कितने देश शामिल हैं? ठीक है, इसमें पूछा गया कितने देश शामिल हैं जो चक्रवात का नामकरण करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 13 देश शामिल हैं जो चक्रवात का नामकरण करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं 13 देश कौन कौन से हैं। भारत हो गया, उसके बाद बांग्लादेश, फिर म्यांमार, फिर पाकिस्तान, फिर मालदीव, फिर ओमान, फिर श्रीलंका, फिर थाईलैंड, फिर ईरान, फिर सऊदी अरब, फिर यूएई, फिर यमन। ये 13 देश हैं जो चक्रवातों का नामकरण करते हैं। आगे देखते हैं 40वां क्वेश्चन। 40वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में भूकंप विज्ञान के अनुसंधान और निगरानी की नोडल एजेंसी है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा,
पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, जो भारत में भूकंप विज्ञान के अनुसंधान और निगरानी की नोडल एजेंसी है। ठीक है, आगे देखते हैं 41वां क्वेश्चन। भारत में दावानल की समस्या सबसे अधिक किस मौसम में गंभीर होती है? तो सबको पता है सबसे अधिक आग लगने वाली समस्या है तो गर्मी के दिन में होती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्रीष्मकाल मार्च से जून तक। ठीक है, आगे देखते हैं 42वां क्वेश्चन। आपदा जोखिम सूचकांक में भारत के कौन से राज्य बहुत अधिक आपदा जोखिम के अंतर्गत आते हैं? जो आपदा जोखिम सूचकांक है तो भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो अधिक उसके आपदा प्रभावित राज्य आते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, बिहार, उड़ीसा, गुजरात और असम आपदा प्रभावित अधिक राज्य हैं भारत में। ठीक है, 43वां क्वेश्चन देखते हैं। आपदा प्रबंधन में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए स्थानीय स्तर पर त्वरित प्रक्रिया और तैयारी सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी केवल बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता बढ़ाना, ऑप्शन सी सरकारी बजट की पूरी तरह से समाप्त करना, ऑप्शन डी कागजी योजनाओं को तैयार करना। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही होगा, स्थानीय स्तर पर त्वरित प्रक्रिया करना और तैयारी सुनिश्चित करना। ठीक है, आगे देखते हैं 44वां क्वेश्चन। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से क्षेत्रीय आपदा केंद्र स्थापित किए गए? इसमें पूछा गया भारत के किस शहर में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से क्षेत्रीय आपदा केंद्र स्थापित किया गया है, किस राज्य में? तो ऑप्शन ए सही होगा, दक्षिण परिसर विजयवाड़ा में। ठीक है, कहां पर? दक्षिणी परिसर विजयवाड़ा में इसकी स्थापना किया गया है। ठीक है, देखते हैं 45वां क्वेश्चन। बादल फटना किस प्रकार की मौसमी घटना है? अब बादल फटना किस प्रकार की मौसमी घटना है? तो सबको पता है कि बादल फटने का मतलब अधिक तीव्र वर्षा होना। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अत्यंत तीव्र पर्वतीय मानसूनी वर्षा होना। बादल फटने का मतलब 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर का वर्षा होना बादल फटना के नाम से जाना जाता है, और ऐसा पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। आगे देखते हैं 46वां क्वेश्चन। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, ऑप्शन ए केंद्रीय गृह सचिव, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। तो इसे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केंद्रीय गृह सचिव शामिल होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत एनडीएमए की सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन किया जाता है। केंद्रीय गृह सचिव पदेन इसके समिति के अध्यक्ष होते हैं, जो आपदा के दौरान सभी केंद्रीय मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। आगे देखते हैं 47वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केंद्रीय जल आयोग भारत में बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करने के लिए उत्तरदायी है। कौन? केंद्रीय जल आयोग। ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 48। प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय एजेंडे का संबंध मुख्य रूप से किससे है? ऑप्शन ए आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन, ऑप्शन बी डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस, ऑप्शन सी कृषि आधुनिक और सब्सिडी, ऑप्शन डी स्वच्छ ऊर्जा और विस्तार। तो इसे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय एजेंडे में शामिल है। क्वेश्चन 49 को देखते हैं। भारत में वज्रपात से होने वाली मौतों को कम करने के लिए कौन से ऐप विकसित किया गया है? ठीक है, इसमें पूछा गया है भारत में जो वज्रपात से लोगों की मृत्यु हो जाती है उससे बचने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया? तो इसे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दामिनी ऐप है जो वज्रपात से होने वाली घटनाओं को कम करने के लिए किया गया। आगे देखते हैं 50वां क्वेश्चन।
50वां क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में आपदा शमन का क्या तात्पर्य है। इसमें पूछा गया आपदा शमन का क्या तात्पर्य है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आपदा के प्रभाव और तीव्रता को कम करके दीर्घकालिक उपाय करना ही आपदा शमन है। एक बार फिर से मैं बताता हूं, आपदा शमन का तात्पर्य है कि आपदा के प्रभाव और तीव्रता को कम करके दीर्घकालिक उपाय करना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये हमारा 50 क्वेश्चन आपदा प्रबंधन से संबंधित था जो समाप्त होता है। अब देखेंगे 50 क्वेश्चन पर्यावरण पारिस्थितिकी से। ठीक है, जो लोअर पीसेस और स्टेट पीसेस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51वां क्वेश्चन हमारा, पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। इसमें पूछा कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 1869 में हैकले ने, अर्नेस्ट हैकले ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। अगर वहीं पूछता पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तब एजी ट्रांसले हो जाते। 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले उपयोग किए थे। 52वां क्वेश्चन देखते हैं। 52वां क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। इसमें पूछा गया पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है भारत में कब लागू किया गया था। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 53वां क्वेश्चन, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी। इसमें पूछा कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी सबसे पहले। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये पूछेगा कब दिए थे, तो 1988 में दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 54वां क्वेश्चन हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्यतः संबंध किससे है। इसे पूछा है क्योटो जो प्रोटोकॉल है उसका संबंध किससे है। 1997 आया था, यह 1997 में बना था। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस को कम करना क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य संबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 55वां क्वेश्चन हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। आगे देखते हैं 56वां क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसमें पूछा गया मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है, तो यह ओजोन संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 57वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक वायु प्रदूषक का उदाहरण है। ठीक है, इसमें पूछा गया है द्वितीयक वायु प्रदूषक का कौन सा उदाहरण है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ओजोन और पैन द्वितीयक वायु प्रदूषण का उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये प्राथमिक प्रदूषक वायु प्रदूषक के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 58वां क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसे पूछा गया भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह 1936 में बनाया गया था। ठीक है, यह उत्तराखंड में, वर्तमान उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं 59वां क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1986। ये पूछा गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1972 में पारित किया गया था। ठीक है, देखते हैं 60वां क्वेश्चन, ग्रीन वाश शब्द का अर्थ क्या है। इसे पूछा गया है ग्रीन वाश शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा, कंपनियों द्वारा पर्यावरण अनुकूल होने का झूठा वादा यानी दिखावा करना। जब कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां झूठा वादा करती हैं कि आपके और पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट है, झूठा वादा करते हैं, तो उससे ग्रीन वाश के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं 60वां क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो मैंने ऊपर बताया कि 1935 में ही पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी ट्रांसले ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं 61वां क्वेश्चन। 62वां क्वेश्चन हमारा है, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है। 2 फरवरी 1971
में ईरान में रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 2 फरवरी को प्रतिवर्ष आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं 63वां क्वेश्चन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? पूछा गया है इसमें भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1972 या 1973 या 1981 या 1992? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1973। 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। वो भी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया था। आगे देखने अगला क्वेश्चन। 64वां हमारा क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? इसमें पूछा गया है जैव विविधता अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन ए बी 2002, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन सी डी 2010। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2002 सही होगा, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 65वां क्वेश्चन हमारा है, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? पूछा गया इसमें इकोसिस्टम है जो, उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? 1 दिवसीय या 2 दिवसीय या चक्रीय या बहुदिवसीय? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा, 1 दिवसीय, एक दिशा में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 66वां क्वेश्चन। लिंडमैन का 10% नियम किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला में। इसमें क्या है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण लिंडमैन का 10% नियम संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या इन्होंने बताया कि जैसे एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो केवल 10% ही ऊर्जा का प्रवाह हो पाता है, 90% श्वास एवं अन्य क्रिया के द्वारा नष्ट हो जाती है ऊर्जा, ठीक है। 67वां क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना किसने दी थी? ठीक है, इसमें पूछा गया पारिस्थितिकी नीचे है की संकल्पना किसने दी थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जोसेफ ग्रिनेल ने पारिस्थितिकी नीचे की संबंधित अवधारणा को दी थी, ठीक है। आगे देखते हैं 68वां क्वेश्चन। एज इफेक्ट का क्या अर्थ है? इसमें पूछा गया एज इफेक्ट का क्या अर्थ है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के समवर्ती क्षेत्र में प्रजातियों की अधिकता एज इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या है? 2 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में समवर्ती क्षेत्रों में प्रजातियों की अधिकता को एज इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 69वां क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस अंतरराष्ट्रीय समझौते से उत्पन्न हुई? ठीक है, इसमें पूछा गया कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस अंतरराष्ट्रीय समझौते से उत्पन्न हुई? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में के तहत कार्बन क्रेडिट की संकल्पना को रखा गया, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा है, भारत में हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1973 में तो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 71वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? इसमें पूछा गया है कौन सा पर्यावरण संबंधित पुरस्कार है जो ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? तो इसे हमारा ए ऑप्शन है, व्हिटली पुरस्कार, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ऑप्शन सी टाइलर पुरस्कार, ऑप्शन डी ग्लोबल 50 500 पुरस्कार, ठीक है। तो इसे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्हिटली पुरस्कार पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है जो ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। कौन सा पुरस्कार? व्हिटली पुरस्कार। आगे देखते हैं 72वां क्वेश्चन। 72वां क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसमें पूछा गया है जो जैव विविधता अधिनियम 2002 है उसके तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए चेन्नई तमिलनाडु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी देहरादून उत्तराखंड, ऑप्शन डी हैदराबाद बेंगलुरु यानी कर्नाटक में।
तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चेन्नई तमिलनाडु में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय है। ठीक है, देखते हैं 73वां क्वेश्चन। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन आवरण पाया जाता है? ठीक है, इसमें पूछा गया भारत में कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक वन पाया जाता है क्षेत्रफल के आधार पर? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश है जहां पर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन पाया जाता है। ठीक है, कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है क्षेत्रफल के आधार पर। आगे देखते हैं 74वां क्वेश्चन। वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो सबको पता है कि वायुमंडल में ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो दूसरी मंडल है, और जो क्षोभ मंडल है वहां पर मौसमी क्रियाएं होती हैं। क्षोभ मंडल में क्या मौसमी क्रियाएं होती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। आगे देखते हैं 75वां क्वेश्चन। पारिस्थितिकी पदचिह्न इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई क्या है? इसमें पूछा गया है पारिस्थितिकी जो पदचिह्न है उसे मापने की इकाई क्या है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैश्विक हेक्टेयर में पारिस्थितिकी पदचिह्न को मापा जाता है। क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को वैश्विक हेक्टेयर के माध्यम से मापा जाता है। आगे देखते हैं 76वां क्वेश्चन। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण व्यापक संशोधन किस वर्ष किया गया? ठीक है, जो एक्ट है 1972 वाला, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन सी डी 2024। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। 2022 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 वाले में संशोधन किया गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 77वां। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? सबसे अधिक पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन सी गैस? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। CO2 सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। मेथेन से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से भी होती है, लेकिन सबसे अधिक CO2 से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक पूछा गया तो CO2 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन को किस कानून के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है? इसमें पूछा गया है जो भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन है को किस कानून के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भारत में पर्यावरण आकलन प्रभाव को वैश्विक दर्जा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 79 क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है 2005, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन सी डी 2015। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं 80वां क्वेश्चन। स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? स्टॉकहोम स्वीडन में है। ठीक है, इसका आयोजन किस वर्ष किया गया था पूछा गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 81वां क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नैरोबी केन्या, ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क USA, ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस। तो इसमें ये ऑप्शन सही है। नैरोबी केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन। जैविक आवर्धन, इसमें क्या है? जैविक आवर्धन का मुख्य परिणाम क्या होता है? इसमें पूछा गया जैविक आवर्धन का मुख्य परिणाम क्या होता है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर विषैले पदार्थों की सांद्रता का बढ़ना। क्या है? खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर विषैले पदार्थों की सांद्रता का बढ़ना
जैव आवर्धन कहलाता है। आगे देखते हैं 83वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये ऑप्शन सही है, लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे देखते हैं 84वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है? ठीक है, इसमें पूछा गया है कौन सा एक जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है, यानी जो नष्ट नहीं होता। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, प्लास्टिक और पॉलीथीन जिसे बैक्टीरिया और कवक अपघटित नहीं कर पाते, इसीलिए अनिम्नीकरण इसे बोला जाता है। आगे देखते हैं 50वां क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसमें पूछा गया राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ए ऑप्शन है 2004, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2016। तो ए बी ऑप्शन सही है, 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी और 8 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। आगे देखते हैं 86वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? इसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, गुरुग्राम हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का मुख्यालय है। आगे देखते हैं 87वां क्वेश्चन। ब्लैक फुट रोग निम्नलिखित में से किस तत्व के जल में अधिकता के कारण होता है? इसमें पूछा गया ब्लैक फुट रोग जो है निम्नलिखित में से किस तत्व के जल में अधिकता के कारण होता है? ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन डी नाइट्रेट। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। आगे देखते हैं 88वां क्वेश्चन। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कुल कितने हैं? ठीक है, इसमें पूछा गया भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र कितने हैं जिन्हें यूनेस्को के मैब कार्यक्रम में मान्यता प्राप्त है? ठीक है, 12 या 15 या 18, ठीक है, या 25। तो कुल 18 हैं, ठीक है, लेकिन ये 12 की जगह इस टाइम 13 हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी भी शामिल किया गया है उसको शीत मरुस्थल को। ठीक है, आगे देखते हैं 79वां क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, वह प्रजाति जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना पर अत्यधिक प्रभाव डालती है। ठीक है, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र की स्टोन प्रजाति पूछा गया है किसे कहते हैं? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, वह प्रजाति जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना पर अत्यधिक प्रभाव डालती है। आगे देखते हैं 90वां क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? इसमें पूछा गया भारत की जो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति है किस वर्ष घोषित की गई थी? ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2012। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, 1988 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति घोषित की गई थी। 91 क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस जलवायु समझौता, ठीक है, पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2021। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 2015 में पेरिस जलवायु समझौता हुआ था COP21 में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन की स्थापना भी की गई थी। आगे देखते हैं 92 क्वेश्चन। अम्ल वर्षा मुख्य रूप से वायुमंडल में किन गैसों के प्रदूषण के कारण होती है? तो इसे हमारा ए ऑप्शन सही है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण वायु प्रदूषण में वायु में होने के कारण अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं 93 क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ठीक है, भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है।
आगे देखते हैं 94 क्वेश्चन। रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसमें पूछा गया कि रेड डाटा जो बुक है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए ISUN, ऑप्शन बी WWF, ऑप्शन सी UNEP, ऑप्शन डी यूनेस्को। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 95। भारत में चीता पुनर्वास पुनर्लोकन योजना, भारत में चीता पुनर्लोकन परियोजना के तहत अफ्रीका से चीते किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, कोनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश है जहां पर चीता को अफ्रीका से लाया गया। 96 क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता के नाश का मुख्य कारण क्या है? इसे पूछा गया है जैव विविधता का जो नाश होता है, जो नष्ट होता है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, प्राकृतिक आवास का विनाश होना जैव विविधता का नष्ट होने का मुख्य कारण है। वैसे तो सभी कारण हैं, भूकंप और ज्वालामुखी से भी होती है, सौर विकिरण की वृद्धि से भी होती है, सागरीय घटना धाराएं के बदलना से भी होती है, लेकिन सबसे अधिक मुख्य कारण इसका है प्राकृतिक आवास का विनाश होने से होती है। ठीक है, आगे देखते हैं 97 क्वेश्चन। ग्रेन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? ऑप्शन ए ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी जलवायु प्रदूषण, ऑप्शन डी मृदा प्रदूषण। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर है जो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। सड़कों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे किनारे वृक्ष लगाया जाता है ताकि ध्वनि प्रदूषण में कमी आए, इसे ग्रीन मफलर के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं 98 क्वेश्चन। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी गुजरात, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी सुंदरबन पश्चिम बंगाल। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थापित किया गया है। 99 क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? इससे पूछा गया भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2021, ऑप्शन सी डी 2023। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 2019 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किया गया? तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 48 से TPST, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 से, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A क्लॉज जी जो मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी ए और सी दोनों, यानी ए ऑप्शन और सी दोनों मिलाकर। तो इसे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी नहीं बल्कि डी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों सही है, क्योंकि अनुच्छेद 48 ए और अनुच्छेद 51A क्लॉज जी के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा का उल्लेख किया गया। तो आज की क्लास में हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन से संबंधित 100 क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम उत्तर प्रदेश के 6 मंथ के करंट अफेयर को एक साथ लेकर आएंगे, जो उत्तर प्रदेश लोअर PCS और UP PCS 2026 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाली हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।